गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अभिषेक दीक्षित कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना रिलेशंस पर। यह आईआर का एक विषय है और इस समय करंट में काफ़ी न्यूज़ में छाया हुआ है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने का तरीका ये रहेगा, मैंने जो इसका फिगर है पूरा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। और कुछ हम सिर्फ करंट मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, हम कुछ अपने भूत की भी यानी पास्ट की भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हमने पास्ट में अपने क्या गलतियाँ की हैं और आज़ादी के बाद से आज तक की सारी घटनाओं को कवर करेंगे। यानी मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी विषय को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसका इतिहास नहीं जानते हैं, यानी पिछला इतिहास आप नहीं जानते तो आप एकदम से अचानक बेहतर निर्णय पर या मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम इस पूरे टॉपिक की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट नोट कर दिए हैं जो मेन घटनाएं हुई आज़ादी के बाद से वर्तमान तक की, और ये जो घटनाएं हैं ये मैंने इसलिए नोट कर दिया ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे डिस्कशन को। तो भारत और चीन, जैसा कि आपने कल परसों की घटनाएं कवर ही की होंगी, तो सबसे पहले हम इतिहास पर नज़र डालते हैं और पहला जो हेडिंग है या आज़ादी की बात करते हैं। तो दरअसल भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी और चीन को आज़ादी 1949 में मिली थी। लेकिन भारत को कि एक विदेशी शक्ति से आज़ादी मिली थी, अर्थात ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। लेकिन हम चीन की बात करें तो चीन के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा था जिसमें राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसमें अंततः 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हुई थी और कम्युनिस्टों ने सरकार बनाई थी। तो इस दिन को ही चीन अपना राष्ट्रीय दिवस मानता है, इसलिए हमने 1949 को चीन की आज़ादी बोला। जबकि यहाँ पर व्यापक तौर पर मतलब आज़ादी से नहीं है, व्यापक तौर का मतलब गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्टों की सरकार बनने से है। तो ये आपको याद रखना होगा कि भारत और चीन लगभग आसपास दोनों की व्यवस्थाएं स्थापित होना शुरू हुई थी। यानी भारत 1947 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और चीन में 1949 में गृह युद्ध जो काफ़ी पहले से चला आ रहा था 1949 में आकर ख़त्म हुआ, जिसमें कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादियों को हरा दिया। राष्ट्रवादियों ने जाकर ताइवान में शरण ले ली और कम्युनिस्टों ने मेन चीन की जो मुख्य भूमि है उस पर अपनी सरकार बनाई। तो ये हमने पहला टॉपिक देखा, आज़ादी। दूसरी अगर हम बात करें मान्यता, दरअसल चीन जब 1949 में चीन की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसने मुख्य भूमि पर अपना अधिकार कर लिया और राष्ट्रवादियों को खदेड़ दिया। राष्ट्रवादी दक्षिण पूर्व में जाकर उन्होंने ताइवान में शरण ले ली, जिसे वर्तमान में हम ताइवान के नाम से जानते हैं। तो भारत ने क्या किया, बहुत जो पश्चिमी कंट्रीज थे उन्होंने इसका विरोध किया और चीन को मान्यता नहीं दी थी। अमेरिका जैसे देश चीन को मान्यता नहीं दे रहे थे, लेकिन भारत ने यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में चीन को मान्यता दे दी थी, यानी चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मान्यता दे दी थी और इस मुख्य भूमि को ही चीन माना था। अब तीसरी हम बात करते हैं तिब्बत की, जिसका डिस्कशन किए बिना शायद हम सही निर्णय पर ना पहुंच पाए। तो तिब्बत की हम बात करते हैं तो 1950 के पहले तिब्बत एक ऐसे देश के रूप में काम करता था जो भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था। बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि मान लिया कि दो राज्य हैं तो दो राज्य के बीच में एक ऐसा तीसरा राज्य या छोटा राज्य कहिए जो दोनों राज्यों को रोकता है, एक दूसरे से दूर करता है। यानी तिब्बत बीच में था और भारत इस तरफ था पश्चिम में कहिए, या वो चाइना पूर्व में था। तो तिब्बत क्या करता था, बफर स्टेट के रूप में काम करता था। इसलिए 1950 के पहले अगर आप गौर करेंगे तो जो सीमाएं थीं भारत और चीन की, वो जम्मू कश्मीर के एक छोटे से भाग में और उधर अरुणाचल या नेपा के छोटे भाग से छूती थी। लेकिन 1950 में अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बड़ी घटना हुई और चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और उस पर नियंत्रण कर लिया। चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया और उसका अधिग्रहण कर लिया, उस पर जबरन अधिकार कर लिया। तो इससे क्या हुआ, इसका शायद वैश्विक पटल पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव था वो भारत पर पड़ा। क्यों? क्योंकि अभी तक चीन की सीमाएं भारत से सिर्फ जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में मिल रही थी, लेकिन इस अधिग्रहण से क्या हुआ कि चीन की बहुत व्यापक स्तर पर भारत से सीमाएं मिलने लगी। अब जब तिब्बत का अधिग्रहण हो गया 1950 में, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर देश के भीतर से काफ़ी दबाव डाला जाने लगा। नेहरू जी से कहा जाने लगा कि आप चीन से सीमाओं के विषय पर बात करिए, यानी अपनी सीमाएं निर्धारित करिए। और यहाँ तक कि कुछ लोगों को यह भी आशंका थी कि तिब्बत के बाद चीन भारत पर अटैक न कर दे। तो नेहरू जी का जो आकलन था उस टाइम असेसमेंट था, नेहरू जी ने कहा, जो विभिन्न आप पत्रों से किताबों से पढ़कर पाते हैं, नेहरू जी ने कहा कि चीन भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि अगर चीन ऐसा करेगा तो इससे विश्व युद्ध की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो उनका ऐसा मानना था कि चीन भारत पर अटैक नहीं करेगा। तो लोगों ने कहा ठीक है,
चीन भारत पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन आप फिर क्या करिए, आप सीमा की बात उनसे करिए कि सीमा निर्धारित करिए। नेहरू जी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर गए। नेहरू जी ने कहा कि मैं चीन से सीमा की बात हम लोग स्वयं नहीं करेंगे जब तक चीन सीमा निर्धारित करने की बात नहीं करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना थी कि नेहरू जी शायद उस समय की परिस्थितियों को उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ सके और उन्होंने चीन से, जिस समय चीन उलझा हुआ था अपने तिब्बत के मामलों में और अपने अन्य आंतरिक मामलों में, उस टाइम नेहरू जी ने खुद स्वयं चीन से सीमाओं की बात नहीं की और चीन के ऊपर छोड़ दिया कि चीन जब बात करेगा तब हम बात करेंगे। उसी समय 1950 में तिब्बत का अधिग्रहण हुआ, फिर नेहरू के ऊपर प्रेशर पड़ा, फिर पटेल जी ने यानी सरदार पटेल जी ने 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा और उन्होंने आशंका जताई कि चीन की नीयत पर उन्होंने आशंका जताई और उन्होंने कहा कि चीन पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। और हम अगर पटेल की बात ना करें, हम कांग्रेस में एक धड़ा राइटिस्ट विंग का था, यानी दक्षिणपंथी एक धड़ा था जो दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करते थे। उसमें आप चाहे गोविंद वल्लभ पंत को ले लीजिए या आचार्य कृपलानी को ले लीजिए, जितना ये दक्षिणपंथी धड़ा था ये चीन से बहुत आशंकित रहता था और नेहरू पर दबाव डाल रहा था कि चीन से खुलकर बात करें, कि सीमाएं निर्धारित करिए। लेकिन नेहरू जी ने नहीं मानी किसी की बात और उस टाइम नेहरू का शायद कांग्रेस या भारत में कद इतना बड़ा था कि कोई बड़ा नेता उनके सामने छोटा ही नजर आता था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना शायद इस पूरे टॉपिक में पढ़ना जरूरी है, शिमला कन्वेंशन। दरअसल 1914 में भारत में ब्रिटेन का अधिकार था और तिब्बत उस समय स्वायत्त एक स्वतंत्र देश था। तो भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट और तिब्बत के बीच एक सीमा समझौता हुआ और एक सीमा निर्धारित की गई जिसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। लेकिन चीन ने आज तक उस सीमा को नहीं माना है। चीन ने कहा है कि जिस समय सीमा निर्धारित की गई उस समय जो तिब्बत था वो एक स्वतंत्र देश नहीं था, उस पर जबरन दबाव डालकर ये सीमा निर्धारित की गई। तो चीन इसको नहीं मानता, जबकि भारत ये कहता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय आधार पर इस सीमा का निर्धारण हुआ था तो इसको माना जाए, लेकिन चीन इसको मानता ही नहीं है। अब हम अगर बात करें पंचशील सिद्धांत, जिसका हमेशा से भारत के इतिहास में बड़ा मजाक बनता रहा है कि पंचशील सिद्धांत क्या थे, जो 1954 में आए थे। दरअसल 1954 में पंडित नेहरू ने चीन की यात्रा की। तो चीन की जब उन्होंने यात्रा की थी तो एक प्रमुख घटना यह हुई कि चीन के साथ उस समय जब यात्रा की तो एक नारा बहुत जोर शोर से दिया जा रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो नेहरू जी ने जब चीन की यात्रा की तो नेहरू जी ने तत्कालीन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उनके साथ एक समझौता किया जिसे हम पंचशील समझौता कहते हैं। और उसमें मुख्यतः 5 बातों पर जोर दिया गया था। वो 5 बातें ये थी कि हम एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, मतलब सारी फर्जी बातें थी, किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। तो 1954 में लेकिन इस पंचशील समझौते की जो आलोचना होती है, जो एक नेहरू जी यहाँ पर गलती कर गए, वो गलती ये थी कि पंचशील समझौते में चाउ एन लाई यानी चीन के प्रीमियर या प्रधानमंत्री कहिए, उन्होंने कहीं भी सीमा की बात नहीं की थी या भारत को यह आश्वासन नहीं दिया था कि आप लोग जो सीमा मान रहे हैं उस सीमा को हम भी मानते हैं, ये कहीं भी आश्वासन नहीं किया। लेकिन इस पंचशील समझौते में जो सबसे बड़ी समस्या हुई वो ये थी कि इस पंचशील समझौते में सबसे बड़ी जो गलती नेहरू जी ये कर गए कि नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने जो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसका अधिग्रहण कर लिया था, पंचशील समझौते में नेहरू जी बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर गया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यानी तिब्बत को चीन का भाग मान लिया। ठीक है, ये अब जो उन्होंने तिब्बत को चीन का भाग माना उसको भी जो आलोचना होती है उसके भी 2 धड़े हो जाते हैं। एक लोग कहते हैं कि नेहरू जी की अदूरदर्शिता थी, नेहरू जी ने इतिहास को अच्छे से नहीं समझा और ऐसे ही उन्होंने स्वीकार कर लिया, नेहरू जी दूरदर्शी नहीं थे, गलती थे। जबकि एक धड़ा कहता है कि भारत के पास कोई विकल्प ही नहीं थे उसके सिवा, क्योंकि चीन से अब भारत के पास सिर्फ एक विकल्प था कि चीन से अपने संबंधों को ख़त्म कर देता। लेकिन जो भी हो, लेकिन यहाँ पर शायद नेहरू जी हल्का सा चीन को मिसरीड कर गए और उन्होंने तिब्बत को चीन का भाग स्वीकार कर लिया। उसके बाद अभी तक भारत में यही माना जा रहा था कि अक्साई चीन ये वाला जो पार्ट है मैं लिख देता हूँ, अक्साई चीन, अभी तक ये माना जा रहा था कि ये पार्ट भारत का है। और नेहरू जी को भी यही लग रहा था कि शायद चीन जो है वो तिब्बत और भारत के बीच जो समझौता हुआ उसका सम्मान करेगा और सीमाओं को मानेगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ
कि चीन ने घोषणा की, चीन का यहाँ पर एक प्रांत पड़ता था, प्रोविंस पड़ता था, जिसका नाम क्या था, शिंकियांग। यहाँ पर शिंकियांग पड़ता था और यहाँ पर तिब्बत पड़ता था। चीन ने एक रोड का निर्माण किया जो अक्साई चीन से होकर जाती थी, और चीन ने, तब तक भारत को नहीं पता चला जब तक चीन ने इसकी घोषणा नहीं कर दी। जब चीन ने इसकी घोषणा कर दी कि हमने रोड बना दी है, कहाँ से, शिंकियांग प्रांत से तिब्बत को जोड़ दिया, और वो रोड कहाँ से जा रही है, अक्साई चीन से जा रही है। तब नेहरू जी ने चाओ एन लाई को एक पत्र लिखा, जो तत्कालीन चीन के प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने बोला कि आपने हमें मैकमोहन लाइन मानने के संकेत दिए थे। मतलब नेहरू जी अभी तक जो बातें चल रही थी वो महसूस करने वाली बातें चल रही थी, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आप समझिए। तो कोई भी चाओ एन लाई और नेहरू की कभी भी कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई मैकमोहन लाइन को लेकर, लेकिन नेहरू जी ने जो पत्र लिखा, नेहरू जी ने बोला कि आपने मुझे मैकमोहन लाइन को मानने के संकेत दिए थे। तो चाओ एन लाई का उत्तर जब आया तो चाओ एन लाई ने भी पत्र के द्वारा उत्तर दिया और कहा कि चीन और भारत के बीच कभी भी औपचारिक तौर पर सीमाएं निर्धारित ही नहीं थी। अब यहाँ नेहरू जी को एक बड़ा झटका लगा, जिस चीज़ का वो सहयोग करते चले आ रहे थे उनसे एक बड़ा झटका यहाँ पर नेहरू जी को लगा, और चाओ एन लाई ने साफ साफ मना कर दिया कि वो किसी सीमा को नहीं मानते हैं, और ये जो पार्ट है अक्साई चीन का, ये चीन का भाग है। या उन्होंने कहा कि अगर चीन का भाग नहीं है तो हम बैठ कर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पूर्व निर्धारित किसी भी सीमा को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद हम अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट घटना हुई तिब्बत विद्रोह की, जो हुआ 1959 में। दरअसल जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसका अधिग्रहण कर लिया, तो तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे वो थे दलाई लामा। तो दलाई लामा और उनके जितने भी फॉलोअर थे, उन्होंने चीन के खिलाफ तिब्बत में विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह तो कर दिया, लेकिन चीन की सेना, जब उनको ये लगा कि चीन की सेना आएगी और उन्हें मार देगी, तो वो भाग गए और उन्होंने भारत में शरण ले ली, और भारत ने भी उनको शरण दे दी। ये घटना, यानी जो तिब्बत विद्रोह था और उसके बाद भारत ने शरण दी थी, ये घटना इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि पहली बार, यानी 1959 में, ध्यान रखिएगा, पहली बार चीन का एक स्टेटमेंट आया और भारत के एकदम खिलाफ जाकर चीन बोला। चीन ने कहा कि भारत हिमालयी राज्यों में साम्राज्यवादी प्रसार करना चाह रहा है, मतलब हिमालयी राज्यों पर कब्जा करना चाहता है। इससे एक बात तो तय हो गई थी शायद कि बहुत ज़्यादा दोनों देशों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब अगर हम बात करें, इतनी बातें इसी बीच चल रही थी, और लगभग अगर आप इतिहास को जानते हैं तो लगभग दोनों देशों के बीच जो एक कहते हैं बातचीत की गैपिंग हो गई थी, जो पहले बातचीत लगातार हो रही थी, थोड़ा दूरियां बढ़ने लगी थी। उसी बीच भारत में एक और विवाद होता है जिसे हम मेनन थेमैया विवाद के नाम से जानते हैं। और ये विवाद क्या होता है, जो मेनन थे वो नेहरू के बहुत ही खास मित्र थे और उस टाइम रक्षा मंत्री थे, और जो ये थेमैया थे, यानी कृष्णा मेनन और के.एस. थेमैया, और जो थेमैया जी थे ये सैन्य प्रमुख थे। अब दोनों के बीच विवाद का कारण चाइना था। मेनन जो कि रक्षा मंत्री थे, उनका ऐसा मानना था कि भारत को चीन से कोई खतरा नहीं है, भारत को खतरा सिर्फ पाकिस्तान से। लेकिन अगर हम वहीं पर थेमैया जी की बात करें, के.एस. थेमैया जो सैन्य प्रमुख थे, उनका मानना था कि चीन भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा भविष्य में, और भारत को चीन किससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच विवाद धीरे धीरे बढ़ता रहा, और विवाद इस कदर पर बढ़ गया कि आखिरी में कृष्णा मेनन के प्रभाव से आकर भारत सरकार ने एक अधिकारी होते थे, सैन्य अधिकारी बी.एम. कॉल, जिनको नेहरू का रिश्तेदार भी माना जाता था, उनको 12 सीनियर अफसरों को सुपरसीड करते हुए एलजी बना दिया गया, यानी लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया। लेकिन इसका थेमैया ने विरोध किया। थेमैया जी ने कहा कि जिनको आप एलजी बना रहे हो उनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, ठीक है, और आप उनको इधर भेज रहे हो नेफा साइड। लेकिन ये विरोध बढ़ता रहा और अंततः थेमैया जी ने इस्तीफा दे दिया। थेमैया जी ने इस्तीफा दिया, हालांकि नेहरू जी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, वो अलग बात थी। लेकिन विवाद पहली बार ऐसा हुआ कि रक्षा मंत्री, आज़ादी के बाद रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस्तीफे तक पहुँच गया था। उसके बाद जो एक प्रमुख घटना होती है वो ये होती है कि चाओ एन लाई, जो कि तत्कालीन चीन के प्रधानमंत्री होते हैं, वो भारत की यात्रा करते हैं 1960 में। लेकिन उनकी यात्रा के पहले ही काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा था उनकी इस यात्रा का, हालांकि यहाँ तक कि नेहरू जी का विरोध हो रहा था, और सबको ऐसा लगने लगा था कि शायद नेहरू जी कोई समझौता करेंगे और भारत की कोई भूमि छोड़ देंगे या चाइना से कुछ समझौता कर जाएंगे, ठीक है आप वहाँ की ज़मीन ले लीजिए, ये वो। तो भारत का लगातार, भारत में चाओ एन लाई की यात्रा का विरोध हो रहा था। चाओ एन लाई 1960 में भारत आए, और चाओ एन लाई ने जो प्रस्ताव रखा नेहरू जी के सामने, वो प्रस्ताव चाओ एन लाई का ये था कि चाओ एन लाई ने नेहरू जी से कहा कि
हम समझौता करने के लिए तैयार हैं सीमाओं के मामले में। और उन्होंने जो स्कीम दी नेहरू जी को, उन्होंने कहा कि हम अक्साई चीन छोड़ देंगे। तो नेहरू जी खुश हो गए कि शायद ये लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त जो रखी वो बड़ी विकट शर्त थी। उन्होंने कहा कि हम अक्साई चीन छोड़ रहे हैं, लेकिन आप अरुणाचल छोड़ दीजिए, मतलब अक्साई चीन आप ले लीजिए, अरुणाचल हम ले रहे हैं। नेहरू जी ने इसका विरोध कर दिया और अस्वीकार कर दिया। तो बैठक जो भी चाउ एन लाई की भारत यात्रा थी, काफ़ी दिनों तक वो भारत रुके, लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए, किसी भी निष्कर्ष पर ये वार्ता नहीं पहुंच पाई। इसके हम बात करें 1960 में चाउ एन लाई भारत आए थे, और 1960 में ही अगर हम 1960 की बात करें तो नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन में, जिसका आज तक विरोध होता है, नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में चीन की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर दिया था। चीन की सदस्यता का समर्थन उन्होंने 1960 में किया था, तब भी उनका विरोध हुआ था, और वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा विरोध होता है कि उनकी ये मिस्टेक थी। खैर, ये हम आगे बढ़ते हैं कि चीन किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। वो हमसे कह रहा था कि हम अक्साई चीन छोड़ देंगे, आप अरुणाचल छोड़ दीजिए। नेहरू जी ने समर्थन कर दिया, और नेहरू जी ने 60 में समर्थन किया था, और 62 में यानी 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण दो फ्रंट से किया, एक तो यहाँ से किया लद्दाख में, और दूसरा जिस फ्रंट से किया था वो नेफा का मतलब नेफा जो तत्कालीन नेफा था, वर्तमान में उसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, और उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, फुल फॉर्म। तो एक तो इन्होंने अरुणाचल पर अटैक किया था तेजपुर वाले क्षेत्र में, दूसरा इन्होंने अक्साई चीन पर अटैक किया था। तो 62 में चीन ने अटैक कर दिया, और भारतीय सेना को पिछाड़ते हुए चले आ रहे थे। बहुत पीछे भारतीय सेना को होना पड़ा, क्योंकि भारतीय सेना के पास तत्कालीन, अगर आप रिपोर्टें देखिए, उसके पहले एक वरिष्ठ पत्रकार कुरियन करके थे, वीजी कुरियन करके, वो जब सीमा पर गए थे तवांग में, यानी अरुणाचल वाले इलाके में, तो उन्होंने कहा था कि अस्त्र शस्त्र छोड़िए, भारतीय सैनिक जो 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, उनके पास कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, उतनी ठंडक में वो रह रहे हैं, और सिर्फ एक पतली सी जैकेट पहन के। तो ये समस्याएं थी, सेना के पास ना कोई ढंग का हथियार था, तो सेना दोनों मोर्चों पर सेना पराजित हुई, और ये नहीं समझ में आ रहा था कि चीन अब कहाँ पर रुकेगा, कहाँ तक भारत में घुस कर आएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि चीन ने खुद ही सीज फायर कर दिया। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। अब जहाँ पर चीन ने सीज फायर किया था, आप जो ये लाइन देख रहे हो, जिसको LAC बोलते हैं, मैंने कहीं लिखा होगा, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी चीन भारत के इतने क्षेत्र पर चीन ने अधिकार कर लिया, और यहाँ पर आके चीन ने ये घोषणा की कि वो इस LAC के 20 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। यानी जब चीन ने स्वयं अपने ही द्वारा युद्ध विराम किया, क्योंकि भारत किसी स्थिति में था ही नहीं निर्णय लेने की, तो चीन ने बोला कि हम LAC, ये जो जहाँ तक चीन पहुँच गया था, इसके 20 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे और हम युद्ध विराम करते हैं। तो ऐसे युद्ध विराम हुआ और युद्ध रुक गया। लेकिन इस युद्ध ने भारत को बहुत ज़्यादा जख्म दिए, बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। पहला जो सबसे बड़ा नुकसान था, भारत की लगभग 43,000 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन चीन के कब्जे में चली गई थी। 43,000, या आप ये कहिए शायद जितनी ज़मीन थी, आप मोटे तौर पर संख्या पर मत जाइए, इतनी ज़मीन थी कि कहा जाता है ऐसे किताबों में कि अभी वर्तमान में जो भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके जैसे 20 से 25 शहर बसाए जा सकते थे। इतनी ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। भारत की जब हार हो गई तो नेहरू जी का न केवल विरोध शुरू हुआ, बल्कि रक्षा मंत्री का विरोध शुरू हुआ। और एक जो सबसे हंसी वाली बात है, जो आप सुनेंगे तो शायद आपको भी हंसी आएगा, कि जिन्हें LG बनाकर, यानी लेफ्टिनेंट जनरल बनाकर भेजा गया था नेफा में, जिस दिन चीन ने अटैक किया था, यानी 20 अक्टूबर 1962 को, उसी दिन उनको हार्ट अटैक आ गया था। यानी BM कौल जी को, जो नेहरू के रिश्तेदार थे और LG बनाकर भेजा गया था, तो जिस दिन चीन ने अटैक किया, उनको हार्ट अटैक आ गया और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया इलाज के लिए। हालांकि बाद में वो फिर पहुंचे अपनी कमान संभालने के लिए। लेकिन जब युद्ध हो गया और सारी जब चर्चाएं शुरू हुई, तो नेहरू को व्यापक तौर पर भारत में विरोध झेलना पड़ा। न केवल नेहरू, बल्कि रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन और BM कौल को अपने अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। और एक बहुत ही चर्चित जो एक घटना याद आती है संसद की, कि जब ये सारे मुद्दे चल रहे थे, तो जो नेहरू जी थे संसद में, जब नेहरू जी से अक्साई चीन के मुद्दे पर बात की गई कि आप अपना पक्ष रखिए, हमने कितनी ज़मीन गंवाई है, तो नेहरू जी शायद उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में एक बात बोल गए। नेहरू जी ने कहा कि चीन ने जिस ज़मीन पर अधिकार किया है, वहाँ पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो मरुस्थल है। तो मैंने सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा है नेहरू त्यागी डिबेट। तब एक सांसद होते थे महावीर त्यागी, जिनका जन्म मुरादाबाद में हुआ था, और वो देहरादून से सांसद बनकर आते थे, उत्तराखंड से सांसद थे।
तो जब नेहरू जी ने सदन में ये कहा तो जो महावीर त्यागी जी थे वो कांग्रेस के ही सदस्य थे, नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य थे और नेहरू के बहुत करीब थे। लेकिन जब नेहरू जी ने ये कहा तो जब उनकी बोलने की बारी आई तो महावीर त्यागी जी थे वो गंजे थे, उनके सिर पर बाल नहीं थे। उन्होंने अपनी टोपी उतारी तो कहा बाल तो यहाँ भी नहीं उगते हैं तो क्या अपनी गर्दन कटवा कर रख दें, क्योंकि नेहरू जी ने बोला था कि जिस अक्साई चीन पर चाइना ने अधिकार किया है, अक्साई चीन पर, वहाँ वो मरुस्थल है, वहाँ घास की एक पत्ती भी नहीं आती है, घास तक नहीं निकलती, वो मरुस्थल है। तभी महावीर त्यागी जी ने कहा, गंजे थे, इन्होंने अपनी टोपी उतारी और कहा बाल तो यहाँ भी नहीं उगते हैं तो क्या ये गर्दन रखवा दी जाए। ये महावीर त्यागी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। ये असल में बात की जाए तो ये ब्रिटिश सेना के जब ब्रिटेन का भारत में अधिकार था तो उनकी सेना में अधिकारी थे और इनकी तैनाती ईरान में थी। लेकिन जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने सेना से त्यागपत्र दे दिया और भारत में आकर आंदोलनों में भाग लेने लगे, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या उससे पहले असहयोग आंदोलन हो। सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया और कई बार ये जेल गए। तो ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ये घटना बड़ी चर्चित रहती है कि नेहरू जी और त्यागी जी की। तो ये हमने पूरा समझा 1962 से यानी आज़ादी के बाद से चीन द्वारा भारत की भूमि पर कब्जे की पूरी कहानी। अब आते हैं हम आगे। अब हमें जो सबसे वर्तमान विवाद अगर थोड़ा सा देखें, ये हमने पूरा इतिहास समझ लिया कि भारत और चीन के बीच क्या था। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो जो वर्तमान समस्या है, वर्तमान समस्या की अगर हम बात करें तो वर्तमान समस्या क्या है? वर्तमान समस्या है ये लेह जिला है, ये हेमिस मोनेस्ट्री, मैं इस पे आ रहा हूँ। ये लेह जिला है, ये हेमिस मोनेस्ट्री है, ये ठीक है। और ये दारबुक नामक एक गांव है और लद्दाख में, और ये श्योक नामक गांव लद्दाख में है। और ये यहाँ पर भारत का एक एयर बेस है, इसको बोलते हैं दौलत बेग ओल्डी एयर बेस। अब जरा सा एक बात समझते हैं कि जो ये दरअसल पूरा विवाद जो भारत और चीन के बीच हो रहा है वो इस रोड को लेकर है। यानी ये जो रोड लेह से निकलती है, हेमिस मोनेस्ट्री तक जाती है, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DSDBO। तो लिखते हैं यहाँ पर, यानी DSDBO रोड। अगर हम इस रोड की बात करें और सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री समझने का प्रयास करते हैं DSDBO रोड की, तो हम अगर इसका इतिहास समझने की बात करें तो हम देखते हैं कि 1962 में जब भारत और चीन के युद्ध के दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने इस क्षेत्र में यहाँ पर एक एयर बेस डेवलप कर लिया था, यानी वायुयान उतरने के लिए एक पट्टी को डेवलप कर लिया था, एयर बेस डेवलप कर लिया था। कब? 1962 में। यानी एयर बेस भारत ने कब डेवलप कर लिया था? एयर बेस भारत ने डेवलप किया था 1962 में, 1962 युद्ध के दौरान। लेकिन 1962 से लेकर 1962 से लेकर 2008 तक भारत ने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया। यानी डेवलप तो कर लिया था 1962 में, लेकिन 1962 से लेकर 2008 तक भारत ने इसका यूज़ नहीं किया। लेकिन 2008 में ऐसा हुआ पहली बार जब भारत को लगा कि इस एयरबेस को यूज़ करना चाहिए। और क्यों लगा ये समझने की कोशिश करिए। 2000 यानी अगर हम बात करें 2008 की, तो 2008 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर सैनिक भेजे और सैनिकों की तैनाती कर दी। यानी यहाँ पर सोल्जर्स भेज दिए, यहाँ पर सैनिक भेजे और सैनिकों की तैनाती कर दी। और इस तैनाती का प्रमुख कारण ये था कि 2008 तक लगभग आते आते चीन एक आर्थिक महाशक्ति बन गया था और चीन इस अक्साई चीन इलाके में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड से समझ लीजिए आप कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। तो भारत को ये खतरा सताने लगा था कि अगर चीन ने हम पर अटैक किया या आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमें अपनी आर्मी को पहुंचाने में ही बहुत समय लगेगा। तो चीन क्या कर रहा था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। तो भारत ने भी इस रोड को बनाना शुरू किया। यानी ये जो रोड लेह हेमिस मोनेस्ट्री, दारबुक गांव, श्योक गांव, उसके बाद दौलत बेग ओल्डी एयरबेस को जोड़ती है, इस रोड को बनाना शुरू किया। लेकिन 2013 की हम बात करते हैं, यानी 2013 में अगर हम आए तो 2013 में क्या होता है, जब भारत इस रोड को डेवलप कर रहा था तो चीन ने भारत के ऊपर अपने सैनिक भेजकर
प्रेशर डाल दिया, यानी चाइना ने प्रेशर किया किसके ऊपर, भारत के ऊपर। भारत ये रोड डेवलप कर रहा था, चीन ने अपने सैनिक यहाँ तक भेज दिया, एलएसी के आगे तक या एलएसी के आसपास तक भेजे और भारत पर दबाव डालना शुरू किया। और चाइना के प्रेशर के कारण भारत को अपना जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, उसको रोकना पड़ा। यानी 2013 में भारत को जो ये रोड भारत डेवलप कर रहा था, इसको रोकना पड़ा, इस डेवलपमेंट वर्क को। तो ये हमने इतिहास समझ लिया 2013 तक का। अब हम इसको थोड़ा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि वर्तमान में क्या समस्या है। ये हमने इसका इतिहास समझा। अब आगे की बात करते हैं थोड़ा और इसको करंट सिचुएशन से जोड़ते हैं कि क्यों ये मामला इतना गंभीर होता जा रहा है। तो अगर हम बात करें वर्तमान समस्या की, प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है। प्रेजेंट की अगर वर्तमान की बात करें तो भारत ये रोड तो डेवलप कर ही रहा था। ये रोड जो लेह से हेमिस मोनेस्ट्री, दारबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी एयरबेस तक जाती है, लगभग भारत इसको डेवलप कर चुका है। यानी भारत इसको डेवलप कर रहा है। चीन इसका विरोध कर रहा है। चीन कह रहा है कि भारत इस क्षेत्र में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। क्यों डेवलप कर रहा है एलएसी के इतना पास, और लगातार चीन द्वारा भारत का विरोध किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो ये है कि भारत कह रहा है कि हम तो अपने क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन चीन विरोध कर रहा है। अब चीन की जरा कंडीशन देखते हैं। चीन की सेना यहाँ पर इन 2 पोस्ट पर रहती है। ये पोस्ट नंबर 2 है चाइनीज पोस्ट 2, ये पोस्ट नंबर 1 है चाइनीज पोस्ट 1। इन्होंने अपने क्षेत्र में रोड डेवलपमेंट कर लिया है। यानी पोस्ट 2 से 1 को ऐड किया और उसके बहुत आगे तक इन्होंने पक्की सड़क बना दी है। प्लस इस क्षेत्र से जहाँ तक पक्की सड़क है उसके आगे तक, यहाँ तक, यानी ये जो पॉइंट है, ये पिंक कलर से आपको दिख रहा है, ये मैंने गालवन फ्लैश पॉइंट, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 दिखाया, जिसमें वर्तमान में विवाद चल रहा है। ये पिंक वाले पॉइंट पे वर्तमान में विवाद चल रहा है। चाइना ने यहाँ से लेकर पोस्ट 2 से लेकर पोस्ट 1 तक पक्की रोड बना दी और उसके बहुत आगे तक पक्की रोड बना दी। और यहाँ पर यानी पीपी पेट्रोलियम पॉइंट 4 तक, पेट्रोलिंग पॉइंट 4 तक इनकी कच्ची रास्ता है। तो क्या होता है कि चाइनीज़ अपने किसी भी समय वाहन से तेज़ी से यहाँ पहुँच जाते हैं। चाइनीज़ ने अपनी पहुँच, ये पॉइंट लगभग एलएसी के आसपास है। ये एलएसी है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ तक चीन 1962 में युद्ध करते हुए घुस गया था और यहीं पर उसने सीज फायर किया था। तो ये पॉइंट भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, ठीक है। अब क्या हुआ, भारत कह रहा है कि आपने तो रोड डेवलपमेंट कर लिया। अब भारत की समस्या क्या है कि भारत ये रोड तो जबरन डेवलप कर गया है, लेकिन प्रेजेंट में समस्या क्या आ रही है कि जब आप इस रोड से इस पॉइंट पर जाएंगे पीपी 14 पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नदियाँ हैं और बहुत सारे पहाड़ हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप जैसे उतरते हैं, किससे, इस रोड से नीचे उतरते हैं, तो आपको दिखेंगे क्या, बहुत सारे पहाड़ दिखेंगे। तो इन पहाड़ों से क्या होता है कि भारत को इस पॉइंट तक, यानी गालवन फ्लैश पॉइंट पीपी 14 तक पहुंचने में बहुत समस्या होती है। अगर लेकिन हम अक्साई चीन की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर चाइना का पोस्ट 2 है, यहाँ पर चाइना का पोस्ट 1 है। या इन दोनों को इन्होंने पक्की रोडों से जोड़ दिया, प्लस बहुत आगे तक पक्की रोडों का डेवलपमेंट कर दिया है। और इसके बाद भी इस पॉइंट तक आने के लिए इनके पास कच्ची रोडें विद्यमान है और ये बहुत आसानी से इस पॉइंट तक पहुँच पाते हैं। और ये पॉइंट, इस पॉइंट की स्थिति अब समझते हैं। दरअसल भारत जो रोड डेवलपमेंट कर रहा है, तो भारत की ये रोड तो लगभग पूरी हो गई, थोड़ा सा शायद काम बाकी है अभी। भारत ने क्या किया है, भारत ने कहा है चीन से कि भारत जो मुख्यतः इस पूरे कृत्य का विरोध कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने मई में देखा होगा कि यहाँ तक इनकी पक्की रोड रहती है, यहाँ पर ये इनका पोस्ट है, यहाँ पर सैनिक रहते हैं। लेकिन मई में चाइना ने क्या किया, मई में चाइना ने अपने सारे सैनिक उठाकर इस पॉइंट पर भेज दिया और इनके सैनिक यहाँ पर टेंट बनाकर रहने लगे। अब भारत के लिए समस्या क्या है कि आप इसको समझने का प्रयास करिए कि भारत की ये रोड है कौन सी, डीबी यानी DSDBO रोड। ये रोड DSDBO रोड है। और ये जो पिंक वाला पॉइंट है जिसे हम PP 14 कहते हैं, जो वर्तमान में विवाद का कारण है, इन दोनों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि ये रोड है, आप कहें तो ये रोड है और ये पॉइंट इसके ऊपर है। तो क्या होता है, भारत के लिए समस्या क्या है कि रोड भारत के नीचे है और ये जो पॉइंट है आप इधर देखिए, ये पॉइंट जो है PP 14 पेट्रोलिंग पॉइंट, ये ऊपर है और ये DSDBO रोड जो है ये नीचे है। तो कभी भी चीन भारत की ये रोड काट सकता है। तो भारत के अंदर जो बात चल रही है वो ये चल रही, तो फिर इस रोड को बनाने से फ़ायदा क्या है। ये सेम वैसी ही कंडीशन उत्पन्न हो रही जो कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने ऊपर स्थिति बना ली थी और नीचे से जो वाहन या सैनिक पहुंचते थे उन पर अटैक कर देते थे।
तो ये जो पॉइंट है ये इस DSDBO रोड के लिए यानी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के लिए कुछ ऐसा है कि रोड नीचे हो गई है और चाइना यहाँ पर पहुँच गया है। अब चाइना भारत का विरोध कर रहा है, प्लस जो यहाँ पर एक और विवाद का कारण है, भारत जो एक रोड बना रहा है, रोड की जरा सा बात कर लेते हैं। भारत ने ये रोड तो बना ही रहा है, भारत कह रहा है कि हम अपने क्षेत्र में कुछ भी करें, आपसे मतलब नहीं है। लेकिन भारत ने कहा कि आपकी यहाँ तक पहुँच है, ये आपकी पक्की रोड हो गई, प्लस ये आपने कच्ची रोड डेवलप कर ली, तो आपकी तो पहुँच है, लेकिन हमारे लिए क्या है कि इस रोड के सिवा हम अगर हमारे सैनिकों को यहाँ से यहाँ पेट्रोलिंग करने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि LAC के पास तक दोनों जब भी बर्फ़ पिघलती है तो दोनों देशों की सेनाएं आकर पेट्रोलिंग करती हैं, और हर बार आप देखेंगे कि जैसे बर्फ़ पिघलने का समय आता है तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ होती है। लेकिन इस साल चाहे वो सिक्किम में हो, अरुणाचल में हो या लद्दाख में हो, बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हो रही है। अब भारत क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पहुँचने का कोई विकल्प नहीं है, आप तो आराम से अपनी गाड़ियों से पहुँच जाते हैं। तो भारत ने कहा कि हम एक सड़क ये भी बनाएंगे, यानी हम बात करें तो भारत एक सड़क कैसी बना रहा है, भारत एक सड़क ये भी बना रहा है, यानी ये भारत चीन से कह रहा है जब आप यहाँ तक पहुँच रहे हो तो हम क्यों ना पहुँचें। और हमारे जब सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं तो उनको समस्या होती है, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन रिज हैं, बीच में पर्वत हैं, तो हमें समस्या होती है। तो भारत एक ये भी रोड बना रहा है। तो चीन को समस्या क्या है, एक तो DSDBO यानी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी ये जो रोड है इससे समस्या है, प्लस भारत जो ये रोड डेवलप कर रहा है, ये गालवन फ्लैश पॉइंट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक पहुंचने के लिए चीन को इससे भी समस्या है। लेकिन अभी क्या है, यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है, क्योंकि भारत ये रोड डेवलप कर रहा था ये वाली कि ताकि भारत का जो ये PP पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है यहाँ तक भारत भी पहुँच सके। तो चीन ने अपनी क्या की, मई में अपनी सेना भेज दी और उनकी सेना ने यहाँ पर टेंट लगा दिया। अब भारत ने क्या किया, भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, भारत ने भी अपनी सेना भेजी, दोनों सेनाएं एकदम आमने सामने खड़ी हैं। अभी बॉर्डर यही समस्या चल रही है और आप देखेंगे रोज भी पथराव होता है, एक दूसरे की सेनाएं एक दूसरे पर हमला करती हैं। अब जो वार्ता चल रही है, जो अधिकारी स्तर पर वार्ता चल रही है, उस वार्ता को जरा समझते हैं। तो उस वार्ता की अगर हम बात करें तो वार्ता जो चल रही है, यानी हम कहें कि वार्ता, रेड पेन से लिख देता हूँ, इसे चल नहीं रहा है, वार्ता की बात करें जो प्रेजेंट में चल रही है, तो जो वार्ता चल रही है आर्मी अधिकारियों के बीच, सैन्य अधिकारियों की, उसमें यह तय हुआ है कि चीन PP 14 से यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 3 किलोमीटर पीछे हटेगा और भारत भी 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटेगा। अब ये किलोमीटर जो हटने वाली बात है ये अलग अलग सोर्सेज में आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे आप ANI देखोगे, ANI न्यूज़, तो उसमें अलग मिलेगा, और किसी न्यूज़ को ऑथेंटिक न्यूज़ चेक करोगे उसमें अलग मिलेगा। लेकिन जो मोटा मोटा ये है कि इस वार्ता में तय हुआ कि चीन इस PP पॉइंट पर, जहाँ पर चीन टेंट लगा कर रह रहा है, वहाँ से 3 किलोमीटर पीछे जाएगा और भारत भी 1-1.5 किलोमीटर पीछे जाएगा। लेकिन ये तो तय हुआ था, अब क्या हुआ आप परसों रात में देखेंगे। परसों रात में क्या हुआ कि एक कर्नल और 2 सैनिक भारत के उन चेक करने के लिए पहुंचे यहाँ से कि PP जो समझौता हुआ था उसके अनुरूप चीन ने PP 14 पॉइंट को खाली किया है या नहीं, यानी PP 14 पॉइंट से चीन पीछे गया है या नहीं गया। जब ये 2-3 लोग यहाँ पर, भारतीय सेना के एक कर्नल और 2 सैनिक पहुँचे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब वो पहुँचे तो चीनी सेना से जब उन्होंने कहा कि आप समझौते को पालन नहीं कर रहे हैं, समझौते को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तो चीनी सेना ने क्या किया, चीनी सेना ने इन पर कर दिया हमला। अब जब हमला कर दिया तो ये 3 लोग थे, तो सीधी सी बात है उनकी आर्मी बड़ी थी और उनके पास कई बताए जा रहे हैं सीमेंटेड हथियार थे या तार लगे हथियार थे। तो इन्होंने सिग्नल भेजा अपनी पोस्ट पर, यानी इंडियन आर्मी की पोस्ट पर, ये आपकी इंडियन आर्मी की पोस्ट दिख रही है कि यहाँ पर चीनी सेना अटैक कर रही है, और इन्होंने भी अपनी पोस्ट पर भेजा कि आप और सैनिक भेजिए। फिर इधर से भी सैनिक पहुँचे और चाइनीज़ सैनिक भी आए, और करीबन रात में 11 बजे से लेकर सुबह 3:30-4 बजे तक ये मुठभेड़ चलती रही, जिसमें कई सैनिकों को धारदार हथियार भी लगे हैं, कुछ खाई में भी गिर गए हैं। कुल मिलाकर जो जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी की जो परिस्थितियाँ हैं, ऐसा सुनने में मिल रहा है कि 21 भारतीय सैनिक, 20 या 21 भारतीय सैनिक के शहीद हो गए हैं, और जबकि चीन की बात करें तो 35 सैनिक चीन के भी मर गए हैं। तो ये पूरी कंडीशन चल रही है प्रेजेंट में। हालांकि रात के विवाद के बाद सुबह फिर से अधिकारी स्तर पर बात हुई है और बात चल रही है ताकि ये जो भी विवाद हो सुलझाया जा सके। अब कहीं भी दुनिया में कुछ हो रहा हो और चौधरी की बात ना की जाए तो थोड़ा समस्या है। चौधरी आप समझ रहे होंगे मैं किसको कह रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका का रिएक्शन क्या है। भारत चीन को इधर टारगेट कर रहा है, यानी चीन इधर बढ़ रहा है, भारत के क्षेत्रों में जबरन घुस रहा है।
लेकिन अब अमेरिका क्या कर रहा है, यानी चौधरी क्या कर रहा है, सारी दुनिया का पापा कह लीजिए, वो क्या कर रहा है, अमेरिका ने पैसिफिक ओशियन यानी चीन के ईस्ट में अपने जहाज जो युद्धवाहक पोत होते हैं, जो फाइटर प्लेन को अपने ऊपर धारण करते हैं, उनको 3 को भेजा इधर पैसिफिक ओशियन में चीन पर प्रेशर डालने के लिए। अब चीन का आप अगर ग्लोबल टाइम्स का आज आर्टिकल आपने कवर किया होगा तो उसमें एक चीज़ लिखी है कि चीन कह रहा है कि अमेरिका सिर्फ अपना एरोगेंस दिखा रहा है, लेकिन ये परिस्थितियां, यानी चीन सिर्फ इधर से ही नहीं फंस रहा है, चीन को ईस्टर्न क्षेत्र से अमेरिका भी टारगेट कर रहा है। इधर तो चीन अपना अटैकिंग जो भी नेचर है वो दिखा रहा है, लेकिन चीन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि चीन को ईस्ट से अमेरिका भी प्रेशर डाल रहा है। तो ये अभी जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी इंटरनेशनल परिस्थितियाँ हैं, इसके आगे क्या होता है फिर देखते हैं। तो ये हमने पूरा क्या समझा, पूरा इतिहास समझ लिया, फिर हमने देखा कि वर्तमान में क्या कंडीशन है, और पूरा हमने मैप के थ्रू समझा कि इस पूरे विवाद का एक कारण है। क्या कारण है? दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी एयरबेस या रोड। ठीक है, इस रोड के बनने के कारण चीन विरोध कर रहा है, और भारत न केवल चीन को इस रोड का विरोध है बल्कि भारत इस पीपी यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को जोड़ने के लिए एक और रोड बना रहा है। भारत का तर्क है कि आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहे हो लेकिन हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो भारत एक और रोड बना रहा है। तो चीन को एक इस रोड से समस्या है, दूसरा इस रोड से समस्या है। तो इसी को लेकर सारी घटनाएं चल रही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।